हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार। अब आप सोच रहे हो कि संपत्ति का अधिकार तो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो हाँ फिलहाल तो अब ये नहीं है, पर फिर भी हम इसे पढ़ेंगे। इसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, हटाया गया। अब ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बच्चों फिर भी संपत्ति के अधिकार को हमें पढ़ना ही है, तो हम पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। माफ कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊंगी और आपको मजा आएगा पढ़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संपत्ति का अधिकार। तो देखो, संपत्ति का अधिकार, अब इसमें विवाद भी था। विवाद क्या था कि आखिर संपत्ति है क्या। देखो, मेरी नज़र में, आपकी नज़र में, हर इंसान का नज़रिया एक दूसरे से अलग है, ठीक है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग है, ठीक है। तो हर व्यक्ति का नज़रिया एक दूसरे से अलग है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा भारत देश क्या था, बहुत गरीब देश था, ठीक है। राज्य के हाथ में संपत्ति था ही नहीं। संपत्ति किसके हाथ में था, तो निजी व्यक्तियों के हाथ में था। तो अब बात करते हैं आखिर विवाद संपत्ति क्या है, इस पे हुआ क्यों। तो देखिए, बात को समझिए। तो संपत्ति पे इसलिए विवाद हुआ कि संपत्ति का डिफिनेशन सब अलग अलग दे रहे थे। किसी के लिए संपत्ति क्या थी, क्षमता और प्रतिभा के द्वारा अर्जित किया हुआ धन था। किसी के लिए संपत्ति मजदूरों की थी। किसी के लिए संपत्ति क्या थी कि संपत्ति पे क्या था उस समय, कि संपत्ति का केंद्रीयकरण था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि संपत्ति ये नहीं था कि सब, आज की डेट में अगर आप देखोगे तो संपत्ति लगभग सभी के पास है। राज्य के नियंत्रण में संपत्ति, तो राज्य के नियंत्रण में संपत्ति है। इसका मतलब कि संपत्ति क्या करती है, राज्य किसी के पास उसका केंद्रीकरण नहीं होने देती है, लेकिन उस समय था, केंद्रीकरण था। तो संपत्ति का डिफिनेशन सबके अलग अलग था। कोई बोल रहे थे कि अरे भाई संपत्ति क्या करोगे, संपत्ति क्या है, हमारा जीवन, हमारा शरीर, यही हमारा सबसे बड़ा संपत्ति है। किसी के लिए था कि नहीं भाई, संपत्ति जिसको जितनी क्षमता प्रतिभा अर्जित करे। तो इसमें क्या था कि जिसकी जितनी क्षमता होगी, जितनी प्रतिभा होगी, मान लो किसी दो व्यक्ति, समझ लो ए और बी, समझ लो, तो ए और बी सी, मान लो तीन व्यक्ति है। ए के पास काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा इसके पास क्षमता और प्रतिभा है, इसके पास थोड़ा कम है, मान लो इसके पास होगा ही नहीं। अब इसके पास नहीं होगा तो क्या इसके पास संपत्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, इसके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, वरना ये तो बेचारा मर जाएगा। अब देखो, जरूरी नहीं है कि इसके पास क्षमता और प्रतिभा ना हो। ये भी तो हो सकता है कि सामाजिक व्यवस्था उस समय अच्छी नहीं होगी, सामाजिक व्यवस्था अच्छी ना होने के कारण भी तो ये संपत्ति अर्जित नहीं कर पाया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो बात को ये समझना है कि संपत्ति का अधिकार आखिर लाया इसलिए गया क्योंकि हम एक ऐसा रास्ता अपना पाए कि जिसमें प्रतिभा और क्षमता तो रहे, वो तो इम्पोर्टेंट ही है। तो प्रतिभा और क्षमता रहे, प्रतिभा और क्षमता से जिसको जो धन अर्जित करना है करे, लेकिन इतना ना अर्जित कर ले, इतना ना केंद्रीकरण कर ले धन का कि बाकियों को ना प्राप्त हो, ठीक है। अब राज्य क्या है, राज्य हमारा पिता है। राज्य क्या है, राज्य जितना हमें प्यार करता है उतना कोई नहीं करता दुनिया में, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं करता, ठीक है। राज्य के गोद में हम पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में हम पैदा हो रहे हैं, राज्य हमारे पढ़ाई का ध्यान रख रहा है, हमारे नौकरी का ध्यान रख रहा है, हमारे भोजन का ध्यान रख रहा है। तो राज्य हमारा पिता है, तो उसका, और हमारा राज्य कैसा है, कल्याणकारी राज्य है। निर्देशक तत्व में तो बताया ही जाएगा, लेकिन अभी मैं निर्देशक तत्व के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी ही, इस आर्टिकल को पढ़ाने के लिए उसको भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो राज्य हमारा कल्याणकारी राज्य है। राज्य क्या करता है, हमारी देख रेख करता है, ठीक है। हम राज्य को छोड़ दे, राज्य होने नहीं देगा, राज्य हमको थाम के रखता है। तो अब राज्य क्या है, एक एक व्यक्ति का ध्यान रखता है, क्योंकि भारत क्या है, कल्याणकारी राज्य है। तो कैसे राज्य अपने कुछ बच्चों को छोड़ दे, गरीबी में मरने दे, और एक बच्चा है कि पूरा केंद्रीकरण कर लिया धन का, तो राज्य क्या करेगा, थोड़ा सीमा लगाएगा, सीमित करेगा, और कुछ एक्स्ट्रा धन जो है उसके पास ज्यादा है वहां से लेके इसमें क्या करेगा, बांटेगा, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार में विवाद यही था कि संपत्ति क्या थी, सबके लिए अलग अलग थी, सबका डिफिनेशन अलग अलग था। लेकिन संविधान निर्माताओं ने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला और संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स में डाला। और ये बहुत बड़ी बात है, संपत्ति का अधिकार होना बहुत बड़ी इसलिए बात है क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो आर्टिकल 19 और 21 जीवन का अधिकार, और 19 क्या बोल रहा है, वाक और व्यक्ति का अधिकार है, बोलने का, आवागमन करने का, जाने का, ठीक है, कहीं घूमने का। हर चीज में क्या हो रहा है, पैसे, पूरी दुनिया, हमारी जो भौतिक दुनिया वो पैसे से चल रही है, तो हर जगह तो संपत्ति है। तो संपत्ति के अधिकार को कैसे नहीं रखा जाता फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। संपत्ति का अधिकार ना रखना मतलब कि जीवन का अधिकार ना होना, समझ गए।
तो अब संपत्ति के अधिकार में मैंने इतनी बात की, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा संपत्ति के अधिकार का टॉपिक। अब विस्तार पूर्वक अब समझते हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं संपत्ति के अधिकार में आखिर बोला क्या गया है। तो देखो आर्टिकल 31 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में संपत्ति का अधिकार हमें मिला है। तो संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्या हमें विशेष अधिकार दिया, तो पहले देख लेते हैं। देखो किसी भी व्यक्ति के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संपत्ति से वंचित किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को हम यूं ही संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते हैं। मतलब पुलिस, सेना कुछ भी है, तुरंत किसी भी व्यक्ति के आकर संपत्ति को छीन नहीं सकती। किसी की भी व्यक्ति की संपत्ति पुलिस और सेना, राज्य छीन नहीं सकता। तभी छीनेगा जब विधि होगी उसके लिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संपत्ति से उस इंसान को वंचित किया जाएगा, वरना नहीं। यह आर्टिकल 31 का क्लॉज 1 बोल रहा है। फिर क्लॉज 2 क्या बोल रहा है कि राज्य के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन किस लिए? सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा और मुआवजा भी दिया जाएगा। जैसे कि देखो अब देश जब हमारा आजाद हुआ तो जाहिर सी बात है औद्योगिकरण तो नहीं था उस समय। देश की मूलतः संपत्ति क्या थी? मूल संपत्ति जमीन ही था, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या था कि समाज में ज्यादातर संपत्ति अर्जन करने का तरीका क्या था? खेतीबाड़ी ही था। जो हमारे कोयले लोहे के खदान थे वो भी क्या थे? निजी व्यक्ति के हाथ में, राज्य के हाथ में कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या था कि राज्य को अगर विश्वविद्यालय बनाना हो, विद्यालय बनाना हो या फिर हाईवे बनाना हो, फैक्ट्री लगानी हो, तो जमीन तो चाहिए, राज्य के हाथ में तो कुछ है नहीं भैया। तो राज्य किसी ना किसी का तो संपत्ति अधिग्रहण करेगा। लेकिन आर्टिकल 31 का क्लॉज 2 बोलता है ठीक है राज्य लेगा, पर उसके बदले में क्या देगा? मुआवजा देगा उसको। लेकिन और कब लेगा? सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। ये नहीं राज्य खुद के स्वार्थ के लिए नहीं दे सकता। राज्य कभी अपना लाभ देखता ही नहीं। मैंने क्या बोला? राज्य हमारा क्या है? राज्य हमारा पिता है, राज्य ही हमारा सबसे बड़ा प्रेमी है। क्यों? क्योंकि राज्य सार्वजनिक हित में काम करता है, स्वयं के लिए काम वो नहीं करता है। अगर राज्य का फायदा मतलब सार्वजनिक लोगों का फायदा, मतलब सभी लोगों का फायदा, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। अब क्या है कि अगर किसी की संपत्ति लेनी भी है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही लेगा, समझ गए। अब संपत्ति देखो बच्चों दो तरह के होते हैं। पहला क्या हो गया? एक उत्तराधिकारी के रूप में आपको मिला, और दूसरा क्या हो गया? अपनी क्षमता, प्रतिभा, योग्यता से आप अर्जित कर रहे हैं। तो जैसे थोड़ी देर पहले बताया, प्रतिभा, क्षमता, योग्यता से अर्जित किया हुआ धन। तो बात को ये समझना है कि पहले तो सबकी क्षमता, प्रतिभा, योग्यता एक जैसी नहीं होती, ये समझ लिए। दूसरी बात क्या है, कभी किसी के पास हो सकता है आलसी स्वभाव हो, वो काम नहीं कर रहा है, तो वो उसके गरीबी के कारण हो सकता है। लेकिन कभी ये भी हो सकता है कि ठीक है भैया वो आलसी हो या ना भी हो, क्षमता, योग्यता, प्रतिभा है उस इंसान में, पर सामाजिक व्यवस्था अच्छी नहीं रही। क्या हुआ? जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था। क्योंकि उस समय के समाज और आज के समाज में अंतर है। आज भी भारत बहुत ज्यादा विकास नहीं किया, लेकिन विकास के मार्ग पे अग्रसर है, ठीक है। तो उसकी वजह से नहीं कर पाएगा। तो संपत्ति के आधार में, अधिकार में इन दोनों बातों को तो जोड़ा गया, ठीक है। अब क्या है कि 19 के क्लॉज 1 के एक्ट में भी यही मिला था। फंडामेंटल राइट्स में ये बोल दिया गया है पहले भी, क्लॉज 19 के क्लॉज 1 के एक्ट में, ठीक है, सब क्लॉज एक्ट में, कि नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने और बेचने का अधिकार है। अब ध्यान से तीनों अधिकार को पहले पढ़ लो और दिमाग में सेट कर लो, ठीक है, क्योंकि अब जब टॉपिक बताऊंगी ना तो ये तीनों दिमाग में होना चाहिए। पहला, किसी से अगर संपत्ति आपको लेना है, अर्जित करना है, ये संपत्ति अगर वंचित करेगी, राज्य किसी के संपत्ति पे नियंत्रण करेगी, उसको वंचित करेगी, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग, मतलब प्रॉपर विधि होना चाहिए, कानून होना चाहिए। दूसरा, सार्वजनिक हित के लिए। तीसरा, मुआवजा देगी। और आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के एफ में क्या बोला गया है कि आप संपत्ति कहीं भी अर्जित कर सकते हैं और उसको बेच सकते हो। फिर से अर्जित पे चलते हैं। अब तो अर्जित करने का बताया कि अर्जित तो कर सकते हैं क्षमता, प्रतिभा, योग्यता के द्वारा, पर अब जिसके पास क्षमता, प्रतिभा, योग्यता ना हो तो क्या करे? क्या वो गरीब रहे? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? क्या राज्य उसको छोड़ देगा गरीबी के लिए? मतलब कोई किसी के पास प्रतिभा, क्षमता, योग्यता है तो खा के पूरा ऐश करे, और जिसके पास नहीं है तो वो क्या भूखे मर जाए? तो नहीं। तो अब क्या किया जाएगा? तो अब ये किया जाएगा कि अब इस पे कुछ तो नियंत्रण चाहिए, इस संपत्ति के अधिकार पे कुछ तो राज्य को रास्ता निकालना होगा। तो राज्य ने जब ये दिया है तो ये जाहिर सी बात है, संपत्ति का अधिकार या फिर दुनिया में हमारा फंडामेंटल राइट हमारा क्या है? सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है।
मतलब हमारा फंडामेंटल राइट क्या करता है, एक तरफ समानता की बात करता है, एक तरफ क्या करता है, दूसरे पर भेदभाव करता है। मतलब कुछ संरक्षण देता है तो कहीं सीमित भी करता है। आपको कुछ फायदा देगा तो क्या करेगा, आपको नियंत्रित भी करेगा कि आप बेलगाम ना हो जाए। होता है ना, घोड़े को ज्यादा छूट दे देंगे तो वो कहीं अपने हिसाब से ना दौड़ने लगे, इसीलिए क्या कर उसकी नकेल कसी जाती है बीच बीच में, ठीक है। तो वही चीज है कि वो नियंत्रित भी करेगा। तो पहले इसको रिमूव करती हूँ, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम संपत्ति के अधिकार पर नियंत्रण की बात करने वाले हैं। आखिर ये नियंत्रण लाया क्यों गया, लेकिन उसके पहले बच्चों, आखिर राज्य नियंत्रण जब ला रही है तो क्यों ला रही है, तो पहले थोड़ा राज्य को समझ लेते हैं। तो देखो, हमारा जो भारत है ना, वो जो भारत राज्य है, भारत सरकार हमारी कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य सुन के ही लग रहा है कल्याण करने वाली, ठीक है। तो ये पहले कल्याणकारी राज्य की बात कहाँ कही गई है, तो संविधान के भाग 4 में, कहाँ, भाग 4 निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 38 में, 38 आर्टिकल 38 में वर्णित किया गया है कि भारत हमारा जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य है। अब आप सोच रहे हो कल्याणकारी राज्य कैसे, अरे भाई कल्याणकारी राज्य ही तो है जो गरीबों की सोच रहा है। कल्याणकारी राज्य ही तो है भारत जो गर्भवती महिलाओं के बारे में सोचता है, हमारी शिक्षा के बारे में सोचता है, स्वास्थ्य के बारे में सोचता है, हमारे भोजन के बारे में सोच रहा है। ये तो कल्याणकारी राज्य की भूमिका है ना। वृद्धा पेंशन दे रहा है, यहाँ तक कि किसी की मृत्यु हो जा रही है तो उसका भी देख रेख कर रहा है, कई सारी सुविधाएं दे रहा है या नहीं दे रहा है राज्य को। क्या हमारी भारत जो है कल्याणकारी राज्य नहीं होता तो कोरोना के टाइम छोड़ता सबको मरो भैया। वैक्सीनेशन के टाइम पे सबको पकड़ पकड़ के वैक्सीनेशन लगा रहा था, ठीक है, हर एक व्यक्ति का ख्याल रखता है। तो हमारा जो राज्य अल्पसंख्यकों को भी नहीं छोड़ता। तो अब बात यही है कि भारत कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य है तो ये हर व्यक्ति को ध्यान में रखेगा ना। अब मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि अर्जित किया, धन अर्जित किया, तो जो नहीं अर्जित कर पाए और या फिर उत्तराधिकारी के रूप में किसी के पास बहुत सारा धन मिला है और किसी के पास कुछ नहीं है, देख रहा है। और पहले की व्यवस्था क्या थी, आप खुद समाज को सोचो तो सारी जमीनें देखो, उस समय समाज में धन अर्जित करने की संपत्ति के रूप में क्या था, जमीन ही था। जमीन के द्वारा ही हम क्या करते, संपत्ति का मूल रूप जमीन था। तो वो सामंतों के पास थी, पिछड़े वर्गों के पास, छोटी जातियों के पास कहाँ था, ठीक है। जमींदारी प्रथा थी, ठीक है। मतलब अभी के अगर जमींदारी प्रथा को, अभी के अगर जमींदार को देखो तो कहने का मतलब क्या है, जिसकी जमीन, जो उस पे काम कर रहा है जमीन उसकी, लेकिन वैसा नहीं है। उस समय क्या है कि जमीन है किसी और की, काम उस पे कोई और कर रहा है और फायदा उसको मिल रहा है जिसकी ये जमीन है, ठीक है। तो अब क्या था, बहुत लोग ये भूमिहीन किसान थे कि भूमि थी ही नहीं, तो क्या उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, क्या उनको बेसिक जो सुविधा होती है, भौतिक सुविधा उनको ना प्राप्त हो, भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य उनको ना मिले, क्योंकि सब कुछ तो संपत्ति से होने वाला है और वही नहीं मिलेगा तो जीवन का अधिकार कैसा भैया। पैसा ही नहीं रहे तो कहीं आ जा नहीं पाएंगे, कहीं पढ़ा नहीं पाएंगे, कहीं घूम नहीं पाएंगे, पहन नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। तो बात ये है, और शिक्षा नहीं मिले तो कैसे बोल पाएंगे 10 समाज के बीच में। तो ये है कि तब तो जीवन के अधिकार का उनका पूरा का पूरा हनन हो जाएगा। तो राज्य, बार बार बोल रहे बीच का रास्ता निकाला, तो राज्य का कहना ये है कि भैया हम तो कल्याणकारी राज्य, हम अपने उन बच्चों को कैसे छोड़ दें, मान लो जिसमें क्षमता योग्यता नहीं है या फिर है भी तो सामाजिक व्यवस्था के द्वारा दबे हुए हैं। तब राज्य ने एक बीच का रास्ता निकाला। तो अब राज्य जो बोलूंगी ना तो स्टेट की बात कर रही हूँ। तो राज्यों ने क्या किया कि 2 कार्यक्रम लेके आए, एक भूमि सुधार कार्यक्रम और एक जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। तो अब इन दोनों को बारे में बताने के लिए पहले इस बोर्ड को मुझे थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा। अब भूमि सुधार क्या था, ठीक है, और जमींदारी उन्मूलन क्या है। तो ये 2 तरीके हैं जिनके द्वारा संपत्ति के अधिकार पर नियंत्रण किया गया, अर्थात जमीन जो होगी वो 5 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होगी किसी व्यक्ति के पास, और अगर होती है तो राज्य उनसे लेकर क्या करेगी, जिसके पास नहीं है उनमें बांट देगी। तो चलिए इस टॉपिक को अब समझते हैं, इसको रिमूव कर लेती हूं मैं। तो राज्यों ने क्या किया, अब संपत्ति के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए, संपत्ति के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए मतलब क्या, सामाजिक न्याय लाने के लिए, कोई वंचित ना रह पाए, बेसिक सुविधा सबको प्राप्त हो, उसके लिए क्या किया, भूमि सुधार कार्यक्रम लाया और जमींदारी उन्मूलन लाया। अब बात को ये समझना है कि देखो, बार बार मैं बोल रही हूँ कि जमींदारी का मतलब क्या था कि खेती कोई और कर रहा, फायदा कोई और उठा रहा है। और अंग्रेजी सरकार तो हमारी थी नहीं। अंग्रेज क्या करते थे कि जमींदार को, ऐसे जमींदार को उपाधि देते थे लॉर्ड की, ठीक है।
तो अब बात को ये समझना है कि अंग्रेजों को क्या मतलब था। अंग्रेजों को थोड़ी ना सामाजिक न्याय करना था, अंग्रेज की सरकार कल्याणकारी राज्य थोड़ी थी, वो तो गरीब, सबसे ज़्यादा टैक्स तो वो गरीब से ही लेते थे, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है अभी भारत में कि गरीबों से टैक्स नहीं लिया जाता, तो बहुत अंतर था। जब देश आज़ाद हुआ तो उद्योग नहीं थे हमारे यहाँ बड़े बड़े, सारी की सारी संपत्ति क्या थी, निजी व्यक्तियों के हाथ में थी। अब राज्य को तो कल्याण करना है ना उन बच्चों को जिसके पास क्या है, बेसिक भौतिक सुविधा प्राप्त करने तक की संपत्ति नहीं है, उसके लिए तो कुछ करेंगे वो। तो अब राज्यों ने क्या किया, राज्यों मतलब कि जो स्टेट है, अलग अलग स्टेट ने क्या किया कि अलग अलग कानून बनाए, और उसी के अंतर्गत राज्यों ने क्या बनाया, भूमि सुधार कार्यक्रम और जमींदारी उन्मूलन। आखिर ये है क्या, तो भूमि सुधार कार्यक्रम जमींदारी उन्मूलन के अंतर्गत ये भूमि सुधार कार्यक्रम बोल रहा है कि हर आदमी के पास अधिकतम भूमि निर्धारित होनी चाहिए, मतलब निर्धारित होना चाहिए भैया। ये आप एक मतलब क्या बोलते हैं, एक अधिकतम सीमा होनी चाहिए कि इस सीमा के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना, जैसे ही क्या होता है नदी में क्या होता है, पानी का लेवल जब बढ़ता है तो बाढ़ आ जाती है, तो हमेशा क्या होता है, अति सर्वत्र वर्जते, मतलब कि क्या है, अगर किसी चीज की अधिकता होगी तो वो क्या है, विनाश का कारण है। तो इसीलिए अब संपत्ति भी क्या होनी चाहिए कि अधिकतम क्या है, निर्धारित कर दी गई। और उस समय भूमि इसलिए बोला गया कि मेन क्या था, उस समय भूमि ही था, संपत्ति का मेन क्या था, मूल जो रूप था वो भूमि था। क्लियर। तो अब क्या है, बोला गया कि 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं रखेगा कोई भी। मतलब कि मान लो, अगर मान लो मेरे पास 10 हेक्टेयर जमीन हो जाता है, 10 हेक्टेयर जमीन हो जाता है तो 5 हम रख सकते हैं, और 5 क्या करेगी सरकार, लेके भूमिहीन किसान को बांट देगी, भूमिहीन किसान को दे देगी। ठीक है, यहां पर आपको समझ में आ गया। अब बात को ये समझना है बच्चों, फंडामेंटल जो राइट हमें मिला है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के एफ में भी बोला गया कि हम संपत्ति अर्जित कर सकते, बेच सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 31 के क्लॉज 1 में बोला है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत आप ले सकते हैं हमसे संपत्ति या फिर जो भी। ठीक है, आर्टिकल 31 के क्लॉज 2 में बोला हुआ है कि सार्वजनिक क्या बोलते हैं, सार्वजनिक मतलब सारे समुदाय का उसमें हित होना चाहिए, सार्वजनिक हित के लिए। ठीक है, और सार्वजनिक हित के लिए ले सकते हैं, और साथ में क्या होगा, मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें, तो अब क्या है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको उसको कौन परिभाषित करता है, तो हमारे फंडामेंटल राइट की सुरक्षा कौन करता है, सुरक्षा कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय करते हैं। तो फंडामेंटल राइट की सुरक्षा हमारे उच्चतम न्यायालय करते हैं, और फंडामेंटल राइट की सुरक्षा उच्चतम न्यायालय के हाथ में है, तो उच्चतम न्यायालय क्या करेगा। मैंने पढ़ाया था बहुत पहले, जब मैं फंडामेंटल राइट स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था ना, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4, जिसमें क्या होता, चंपकम दोराई राजन, मद्रास सरकार 1950 में क्या की थी, मेडिकल कॉलेज में जाति के आधार पर आरक्षण दी थी, तो वो गई उच्चतम न्यायालय के पास और जाकर बोला कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं चलेगा। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, फंडामेंटल राइट को इंपॉर्टेंस दिया और क्या बोला कि भाई देखो हम इसको नहीं मान सकते हैं, तो फिर संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इसमें भी वही हो रहा था कि हम तो सुधार लाने के लिए सरकार, राज्य सरकार बोल रही भाई देखिए हम सुधार लाने के लिए कर रहे हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कहाँ जा रहे हैं, उच्चतम न्यायालय चले जा रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट 32 हमें क्या बोल रहा है कि हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का क्या होगा, उल्लंघन होगा, हनन होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि फंडामेंटल राइट्स तो हमें बोल रहा है कि अर्जित करो धन, बेचो, लेकिन अब हमें मिला हुआ है अधिकार, हमें संपत्ति का अधिकार मिला है प्रॉपर। ठीक है, कि अगर हमारी संपत्ति कोई लेता भी है तो क्या होगा, हमें मुआवजा दिया जाएगा। तो बात को ये समझना है कि अब क्या है कि राज्य का कहना था कि ये तो हमारे सामाजिक न्याय के खिलाफ आ रहा है फंडामेंटल राइट, और लोग हम अगर ये लगा रहे हैं तो लोग जा रहे हैं न्यायालय, और न्यायालय तुरंत खारिज कर दे रहा है, क्योंकि न्यायालय तो किसी का नहीं सुनेगा। न्यायालय सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए है, परिभाषित भी करता है वो जहां पे विवाद होता है उस विवाद को, तो न्यायालय नहीं सुनेगा। न्यायालय सबसे पहला इंपॉर्टेंस किसको देगा, फंडामेंटल राइट्स को हमें देगा। इसीलिए कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स राज्य के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, हमें इतनी बड़ी पावर मिली है फंडामेंटल राइट के रूप में, माफ कीजिएगा। तो अब क्या है कि जब न्यायालय इसके अगेंस्ट खड़ी जा रही है कि नहीं भैया फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, इसको हम नहीं मान सकते हैं, तब क्या किया जाएगा, वही चीज न्यायालय की बात को
बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो इसके बाद की भी कहानी बच्चों और लंबी है, लेकिन आज मैं पार्ट 1 बता के रुक जाती हूँ क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। कल मैं क्या करूँगी, संपत्ति के अधिकार का पार्ट 2 भी पढ़ाऊंगी। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 मतलब अच्छे से देख लिया है वो रिवीजन कर लेंगे, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, पुराने वीडियोस को भी देख लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।